आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आज़म का नाम बड़े आज़म अफ्रीका है, लेकिन अफसोस ये हमेशा से भूख और गुर्बत में ही देखा गया है। यहाँ के लोग ताज़ा पानी पीने को तरसते हैं, इसी वजह से मजबूरन उनको वहाँ का गंदा पानी पीना पड़ता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा गोल्ड की प्रोडक्शन भी होती है। इब्राहिम ट्रौरे कौन है? ये 37 साल जवान इब्राहिम अपने आप को हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से बताते हैं और माना जाता है कि इब्राहिम अफ्रीका की तकदीर बदलने आए हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि काफी ज्यादा मुमालिक इनको कत्ल करना चाहते हैं? आखिर इन्होंने अफ्रीका की सरजमीन पर ऐसी कौन सी तारीख रकम की है जो आज पूरा अफ्रीका इनको अपना लीडर मानता है? इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी 2 सुपर पावर्स को ललकारा है। इनसे पहले जिन लोगों ने भी उनको ललकारा उनको कत्ल कर दिया गया। क्या इब्राहिम ट्रौरे को भी कत्ल कर दिया जाएगा? देखते हैं इस सब को आज की इस वीडियो में। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इब्राहिम एक 37 साल जवान है जो कि हबशी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और इनका शुमार अफ्रीका के मुसलमानों में होता है। इब्राहिम बर्किना फासो के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ उनकी आर्मी के चीफ भी हैं। बर्किना फासो एक बहुत ही गरीब अफ्रीकी मुल्क है जिसको शायद आज तक आप लोग भी ना जानते होंगे, लेकिन इस जवान की बहादुरी और स्पीचेस ने बर्किना फासो को दुनिया की हेडलाइंस बना दिया है। इन्होंने 2009 में आर्मी ज्वाइन की थी। अच्छे इखलाक, बहादुरी और रेपुटेशन की वजह से 2020 में इनको आर्मी का कैप्टन बना दिया गया था और 2022 में जब हालात इतने खराब थे कि सियासतदान और बड़े अपनी जेबें और बैग गर्म कर रहे थे, वहीं गरीब एक वक्त की रोटी और पानी को तरस रहा था। इसी वजह से बर्किना फासो में 2022 में बहुत बड़ी बगावत हुई जहां पर आर्मी के पास मुकम्मल असलहा तक नहीं था। इसी बगावत के नतीजे में 2022 में इब्राहिम को वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया। वैसे तो जब ये कैप्टन बने थे तब इन्होंने ये चीज देख ली थी कि हमारी आवाम का और हमारे मुल्क का एसेट यानी कि गोल्ड बाहर यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जा रहा है और वो रोज ब रोज तरक्की करते जा रहे हैं और ये काफी पीछे आते जा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर यानी फ्रांस और अमेरिका को ललकारा, क्योंकि यही वो 2 मुमालिक थे जिनकी बर्किना फासो पर यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा ग्रिप थी और हकीकतन बर्किना फासो ने अपना फ्रीडम भी फ्रांस से ही हासिल किया था। बर्किना फासो ने 1960 में फ्रांस से फ्रीडम हासिल किया था। वो फ्रीडम तो हासिल कर गए, लेकिन फ्रांस ने उनको अपना गुलाम बना लिया। फ्रांस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि बर्किना फासो में उसकी फेवरेट गवर्नमेंट ही बने, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट बने जिसको फ्रांस दूर बैठा आसानी से चला सके। फ्रांस ने यहाँ से इतना सोना निकाला जिसका आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते और ना ही आज तक इसको प्रॉपरली और कंप्लीटली कैलकुलेट किया गया है। वहाँ के लोगों को मारा जाता, उन पर जुल्म किया जाता कि वो लोग मजदूरी करें और वहाँ से सोना निकालें और उसकी जगह उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त का रूखा सूखा खाना दिया जाता था। अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर यंग लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन अफसोस वहाँ पर ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं और यही इन यूरोपियन सुपर पावर्स का एजेंडा भी था कि इनको ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ ही रखा जाए ताकि ये किसी तरह की भी इम्प्रूवमेंट ना ला सकें। सख्त मेहनत, भूख, प्यास की वजह से वहाँ के लोग इतने सख्त हैं कि उनको किसी भी चीज का कोई खौफ नहीं है। इब्राहिम ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन और फ्रांसीसी कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लिया और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने इन दोनों मुमालिक की कंपनीज को वहां से भगा दिया, क्योंकि यही मुमालिक वहां से सोना और काफी कीमती एसेट्स यानी कि मिनरल्स अपने मुमालिक भेज रहे थे, वो भी इंतहाई
कम पैसों में। इसी चीज ने बर्किना फासो को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। अफ्रीका में बर्किना फासो आज भी चौथा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनकी आधी आबादी बरे आजम अफ्रीका में ही पाई जाती है और हर दौर में ही मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म किया गया है। फ्रांस, अमेरिका और जितने भी मजीद यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें आप इंतहा की डेवलपमेंट देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अफ्रीका के लोगों का खून शामिल है। काफी यूरोपियन मुमालिक ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इब्राहिम अपने मुल्क का सोना सारा का सारा आर्मी पर लगा रहा है ताकि उनको अवाम के प्रेशर की वजह से प्रेसिडेंसी से हटा दिया जाए, लेकिन ये सच नहीं है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इब्राहिम ने वहां पर किस तरह की डेवलपमेंट की है और वो किस तरह अफ्रीका की तकदीर बदलने जा रहे हैं। इब्राहिम इनफैक्ट वहां का 75% अर्निंग जो कि गोल्ड से आता है वो अपने ही मुल्क पर लगा रहे हैं। उन्होंने वहां पर अपने ही रिफाइनिंग प्लांट्स लगाए हैं और अब फ्रांस नहीं, इनफैक्ट बर्किना फासो अपना सोना वहां से खुद निकालेगा। और इसके साथ साथ इब्राहिम अफ्रीका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इतिहाद भी करने जा रहे हैं। काफी ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज इब्राहिम यानी कि बर्किना फासो के साथ खड़े हो चुके हैं और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। ये वो सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि यूरोपियन कंट्रीज को चुभना शुरू हो गया है। अब ऐसा साफ नजर आ रहा है कि अफ्रीका यूरोप के साथ लड़ने के लिए तैयार है और वो किसी भी कीमत पर अपने एसेट्स, मिनरल्स और गोल्ड किसी भी दूसरी कंट्री को नहीं देंगे। यहाँ पर लोगों के अंदर एक खौफ भी है क्योंकि कर्नल कजाफी और थॉमस सनकारा जैसे बहादुर लीडर जिन्होंने यूरोपियन कंट्री से अफ्रीका को निजात दिलाने की कोशिश की, उनको कत्ल कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इब्राहिम की हिफाजत फरमाएंगे और उनको अफ्रीका का एक मजबूत तरीन लीडर भी बनाएंगे। काफी बार इब्राहिम को कत्ल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक कोई भी नहीं मर सकता। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका सबसे ज्यादा तब शॉक में आए जब इब्राहिम रशिया में लैंड हुए और यहाँ पर हैरानगी की बात यह थी कि वो रशिया के प्लेन के अंदर बैठ के रशिया में लैंड हुए थे। वहां पर उन्होंने रशिया के साथ काफी ज्यादा एग्रीमेंट्स किए। इन एग्रीमेंट्स में एजुकेशन, मेडिकल और उसके साथ काफी मजीद चीजें शामिल थीं। और इब्राहिम रशिया में अपने आर्मी सूट के अंदर ही आए थे। इसके साथ साथ इब्राहिम चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बर्किना फासो एक ज़रई मुल्क है। इसी का फायदा उठाते हुए इब्राहिम ने वहां पर काफी बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज भी बनाई हैं, जिसके अंदर टमाटो पेस्ट के प्लांट सबसे ज्यादा हैं। ये एक $90 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ बेरोजगारों को वहां पर काफी ज्यादा रोजगार भी मिला है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब इस मुल्क की मईशत अच्छी से अच्छी होती जा रही है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रॉपर निजाम बनाने के लिए वहां पर बहुत बड़े बड़े रोड्स बनाए जा रहे हैं। काफी ज्यादा तो मुकम्मल भी हो चुके हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, इस वजह से हर जगह को सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया गया है ताकि बिजली की जरूरियात को मुकम्मल किया जा सके। बर्किना फासो में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल की जा रही हैं। इसके साथ साथ क्योंकि वहां का पानी पीने के काबिल नहीं था, चाइना की मदद से इब्राहिम ने वहां पर बहुत बड़े बड़े वाटर फिल्टर प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिसकी वजह से अब वहां के लोग साफ पानी पीने के काबिल हैं। इसके साथ साथ काफी मजीद प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने को हैं और काफी सारे अभी स्टार्ट हुए हैं। स्कूल्स को अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि ये जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही एक मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसी वजह से हर स्कूल को प्रॉपरली सोलराइज किया गया है ताकि स्कूल के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हम लोग अफ्रीका को इसलिए पसंद करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं क्योंकि वहां पर हमारे मुसलमान बहनें और भाई रहते हैं।
اب افریقہ میں جو اسلام پھیلا وہ اللہ کے ولیوں اور عرب تاجرز کی وجہ سے پھیلا تھا۔ عرب تاجر وہاں پر تجارت کرنے آتے تھے اور جاتے جاتے وہاں پر اسلام کی تبلیغ کر کے جاتے تھے، جو وہاں کے لوگوں نے بہت پسند بھی کی اور اس کو اپنایا اور دوسروں تک پھیلایا۔ مانسا موسیٰ، جن کو دنیا کبھی نہیں بھول سکتی، وہ مالی کے بادشاہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ آج تک کی دنیا کی تاریخ کے وہ سب سے امیر بادشاہ تھے۔ وہ ایک مسلم تھے جو کہ افریقہ سائڈ سے تھے۔ مالی جو کہ برکینا فاسو کا نیبر کنٹری بھی کہلاتا ہے، لیکن افسوس مالی کے بادشاہ دنیا کے امیر ترین بادشاہ تھے، لیکن آج نا انصافی اور ظلم کی وجہ سے مالی کے لوگ روٹی اور پانی کو ترس رہے ہیں۔ برکینا فاسو میں کراپ کی فصل سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن اب یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کی یہ فصل ان کے اپنے ملک میں ہی رہے گی بجائے کسی یورپین کنٹری میں جانے کے۔ برکینا فاسو کا کاجو انتہائی مشہور ہے، اسی وجہ سے ابراہیم نے وہاں پر کاجو کی انڈسٹریز لگائی ہیں جو کہ اس کو پیک کرتی ہیں اور دوسرے ممالک تک بھیجتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹس کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر ٹورزم بھی سٹارٹ کی جا سکے۔ وہاں کے جو انویسٹرز ہیں یا کوئی باہر کا بھی انویسٹر ہے، ان کو 100% پروٹیکشن دی جا رہی ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کریں، جس کی وجہ سے برکینا فاسو کا انفراسٹرکچر مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ ابراہیم نے گولڈ مائننگ کا سب سے بڑا ایگریمنٹ بھی رشیا کے ساتھ کیا ہے، یعنی کہ رشیا ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا گولڈ نکالنے میں، لیکن اس کا پروفٹ 50-50 شیئر کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی وجہ سے یورپین کنٹریز برکینا فاسو پر اپنی گریپ لوز کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ باقی افریقن کنٹریز میں بھی ان کی گریپ کافی لوز ہو رہی ہے۔ اسی لیے یہ مانا جاتا ہے کہ ابراہیم کی زندگی خطرے میں ہے، یعنی کہ ان کو کسی بھی ٹائم کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ابراہیم اور افریقہ میں ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو اس طرح کی مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈیٹا کلیکشن میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔